हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब मॉड्यूल 17 के पार्ट 3 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट के ऑयल या फिर फ्लूइड सर्विसिंग के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि इंजन, हाइड्रोलिक ऑयल या फिर स्टड्स की सर्विसिंग कैसे की जाती है और उनमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है। फिर हम बात करेंगे जीएससी के बारे में, यानी कि ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स में, जैसे कि जीपीयू हो गया, हाइड्रोलिक कार्ट, एसीयू या फिर ऑक्सीजन सर्विसिंग जो है इसकी बात करेंगे। और एट लास्ट हम बात करेंगे फ्यूल सर्विसिंग की, यानी कि फ्यूलिंग की, डिफ्यूलिंग की, उसमें प्रोसीजर्स की, किस टाइप के फ्यूल यूज होते हैं, किस टाइप की फ्यूलिंग की जाती है। ये चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसी तरह से बहुत ढेर सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर एक बार विजिट जरूर करिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट के फ्लूइड सर्विसिंग के बारे में, यानी कि एयरक्राफ्ट में एयर यानी कि नाइट्रोजन और ऑयल जैसे कि इंजन ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सर्विसिंग करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है जो क्वांटिटी चेकिंग, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको इंजन ऑयल हो गया या हाइड्रोलिक सर्विसिंग करनी हो या फिर नाइट्रोजन सर्विसिंग करनी हो, इनसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये चेक करें कि उनकी क्वांटिटी कितनी है। आप तभी ना उसमें सर्विसिंग करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे सर्विसिंग करना स्टार्ट कर दोगे और उसमें पहले से ही प्रॉपर अमाउंट मौजूद है, तो ऐसे तो वो ओवरफिल हो जाएगा, और अगर वो ओवरफिल हो जाएगा तो क्या करेगा, वो खुद ही के सिस्टम को डैमेज कर लेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले उसकी क्वांटिटी चेक की जाए। कैसे करेंगे आप? तो इंजन ऑयल हो गया या हाइड्रोलिक सर्विसिंग या फिर हाइड्रोलिक ऑयल हो गया, इनकी चेकिंग आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट में सिंपल आप इकैम पर या फिर इकैस पर कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर इसकी क्वांटिटी आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो ये सिस्टम है, रिस्पेक्टिव सिस्टम, उसमें साइड ग्लासेस होते हैं जिन पर आप इसे देख सकते हैं, गेजेस होते हैं जिन पर आप इनकी क्वांटिटी देख सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर चेकिंग आपका जो सबसे पहला काम होगा वो क्या होगा कि अगर ये क्वांटिटी कम है तो आपको एएमएम यानी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल को कंसल्ट करना है, ये देखने के लिए कि इसको सर्विस करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर और किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर ग्रेड का ऑयल ही आप इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं हो कि पहले से उसमें कोई और ऑयल पड़ा हुआ है और आपने क्या किया, दूसरा ऑयल उसमें सर्विस कर दिया। इससे भी सिस्टम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और एयरक्राफ्ट क्रैश होने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप सर्विसिंग करेंगे। इंजन ऑयल सर्विसिंग की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इजी है आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट में। यहाँ पर सिंपली एक एक्सेस डोर होता है जिसको खोल के आप वहाँ पर इंजन ऑयल की सर्विसिंग कर सकते हैं। बात करें हाइड्रोलिक ऑयल की, तो हाइड्रोलिक ऑयल की सर्विसिंग के लिए आप पैनल्स होते हैं, रिस्पेक्टिव पैनल्स, जहाँ पर आप हाइड्रोलिक कार्ट की मदद से उसमें सर्विसिंग करते हैं। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन चार्जिंग की बात करें तो एयरक्राफ्ट के व्हील्स हो गए या फिर न्यूमेटिक स्ट्रट्स हो गए, यानी कि जो लैंडिंग गियर होता है उसमें हम ऑयल और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन सिलेंडर्स वहाँ पर उसकी चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ सबसे पहले क्या करनी है, इसको चेक करनी है। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल में आपके नहीं है तो आपको उसकी चार्जिंग करनी है, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल में है तो आपको चार्जिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें करते हुए आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है। तो आप किसी भी चीज़ की सर्विसिंग कर रहे हो, सबसे ज़रूरी है आप पहले एएमएम यानी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल को कंसल्ट करो। दूसरा, जितने भी प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि जब आप कोई भी चार्जिंग कर रहे होते हो, जैसे मान लीजिए आपने ऑयल सर्विसिंग करनी है, तो जितने भी रिजर्वायर्स होते हैं आजकल के ज़्यादातर रिजर्वायर्स जो हैं वो प्रेशराइज्ड होते हैं। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले उनका प्रेशराइजेशन हटा दिया जाए, यानी उनका ब्लीड ऑफ कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर उसमें होगा और अगर आप उसको ओपन करोगे तो वो आपको भी खतरा है और सिस्टम को भी खतरा होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें हाई प्रेशर होता है, उससे ध्यान रखो, आप सिस्टम भी डैमेज हो सकता है और आप भी डैमेज हो सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपके ऊपर कोई ऑयल गिर जाता है तो आपको तुरंत उसको साफ करना है, क्योंकि वो आपको हार्म कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जीएससी की, यानी ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है जीपीयू यानी ग्राउंड पावर यूनिट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, एयरक्राफ्ट को ग्राउंड पर जब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है तब हम जीपीयू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे दो तरीके के पावर आप ले सकते हैं, एसी पावर भी ले सकते हैं और डीसी पावर भी ले सकते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे जीपीयूज ऐसे ही होते हैं जो डेडिकेटेड एसी या फिर डेडिकेटेड डीसी ही देते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली जो जीपीयूज होते हैं उसमें इन दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एसी जो है 115 वोल्ट 3 हर्ट्ज एंड 115 वोल्ट 3 फेज एंड 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है। डीसी जनरली 28 वोल्ट का इस्तेमाल होता है, हालांकि एयरक्राफ्ट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है,
फिर हम बात करेंगे हाइड्रोलिक कार्ट की, ये जिसको या फिर हम जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्राउंड पावर यूनिट, ठीक है। इसका काम क्या है, तो ये एयरक्राफ्ट में हाइड्रोलिक प्रेशर प्रोवाइड करता है जब आप मेंटेनेंस कर रहे हो, उसकी ड्रेनिंग कर रहे हो या उसकी रिफिलिंग कर रहे हो, या फिर आपको सिस्टम का परफॉर्मेंस चेक करना हो, सिस्टम का लीक चेक करना हो, ऐसे कंडीशंस में हम ग्राउंड कार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाइड्रोलिक कार्ट है। ये जो है 3000 psi तक का प्रेशर प्रोवाइड करता है। तो जब कोई भी आप काम कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रेशर रेगुलेटर्स हैं या फिर और भी जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से सर्विसेबल हों, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप खुद इमेजिन करिए, अर्थ का जो प्रेशर है वो 14.7 psi होता है ग्राउंड लेवल पर, और 3000 psi अगर ये आप पर डायरेक्टली आता है या सिस्टम पर डायरेक्टली जाता है तो ये सिस्टम या फिर आदमी को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका ACU, एयर कंडीशनिंग यूनिट। आप नाम से पता चल रहा है ये यूज होता है कूल या फिर हॉट एयर को ब्लो करने के लिए एयरक्राफ्ट के अंदर, ठीक है। कब इस्तेमाल होगा? जैसे मान लीजिए लॉन्ग ट्रांजिट्स हैं जिसमें अगर पैसेंजर्स अंदर बैठे हुए हैं तो हम APU ना चला करके, क्योंकि वो कॉस्टली होता है, ACU का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर आप कोई लंबा मेंटेनेंस कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो ऐसे कंडीशंस में आप ACU का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसके अलावा आता है ऑक्सीजन सर्विसिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो इसमें भी कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे और क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करना है, ये आपको AMM यानी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल से ही देखना है। ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी आप ऑक्सीजन सिस्टम की सर्विसिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह का फ्यूलिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, या कोई भी सोर्स ऑफ इग्निशन ना हो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो खुद तो फ्लेमेबल नहीं है, पर किसी भी तरह के कंबशन में बहुत ही हाईली एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जनरली जो पोर्टेबल ऑक्सीजन्स होते हैं उनको तो हम इसीलिए रिफिल नहीं करते हैं, उनके जो बॉटल्स होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन चार्जिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा हजार्ड की जो है वो संभावना होती है। इसके अलावा अगर आप ऑक्सीजन बॉटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऑक्सीजन को रिफिल कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमेशा ग्रेड A का एविएटर्स ब्रीदिंग ऑक्सीजन ही इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री ऑक्सीजन्स होते हैं उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि इंसान को बीमार कर सकती हैं। इसके अलावा जो मेडिकल ऑक्सीजन्स होते हैं, हालांकि वो प्योर होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें वाटर होता है जो कि लोअर टेम्परेचर्स पर क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा और वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ एविएटर्स ब्रीदिंग ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर बात आती है फ्यूल सर्विसिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्यूल की तो एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल यूज होते हैं वो दो तरीके के यूज होते हैं, ठीक है। पहला होता है गैसोलीन जिसको हम एवगस बोलते हैं, और दूसरा होता है टरबाइन फ्यूल, ठीक है, जिसको आप ATF बोलते हो, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक है, जिसको हम जेट ए फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है। जो एवगस या फिर गैसोलीन है इसका इस्तेमाल होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन में, यानी छोटे एयरक्राफ्ट को में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कई कैटेगरीज में आता है, जैसे कि 100 हो गया, 80 हो गया, 115 LL हो गया। ये सब क्या है, ये इसके ऑक्टेन नंबर हैं जो ये बताते हैं कि ये फ्यूल जो है वो किस अमाउंट का हीट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से जो आपके टरबाइन फ्यूल्स हैं वो भी 3 तरीके के होते हैं, जेट A, जेट A1 और जेट B। अब जेट A और जेट A1 जो है ये कॉमन फ्यूल है जो इस्तेमाल होता है। जेट A और जेट A1 ये केरोसिन बेस्ड फ्यूल है, यानी जो मिट्टी का तेल होता है आप घरों में इस्तेमाल करते हो उस पे बेस्ड होता है। हालांकि इसमें बहुत सारे एडिटिव्स भी मिलाए जाते हैं, लेकिन जेट A और जेट A1 जो है वही जनरली इस्तेमाल में लाया जाता है। जेट B फ्यूल जो है वो केरोसिन और गैसोलीन इन दोनों का मिक्सचर होता है। इनका इस्तेमाल ऐसे जगहों पर किया जाता है जहां बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होती है, जहां पर जो टेम्परेचर्स हैं वो -10-20 डिग्रीज में चलते हैं, वहां पर ही जेट B फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली इंडिया में जेट A1 फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने देखा होगा अगर आपने कभी फ्यूलिंग किया होगा तो जो AB7 फॉर्म मिलता है आपको बाउजर की तरफ से या फिर जो कंपनी है उसकी तरफ से, उसमें लिखा होता है कि कौन से ग्रेड का फ्यूल आपके एयरक्राफ्ट में डाला गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कलर की बात करें तो आपका जो जेट फ्यूल है यानी कि जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है वो स्ट्रॉ कलर का होता है, एकदम क्लियर होता है, हल्का सा बिल्कुल स्ट्रॉइस कलर होता है। इसका मतलब बहुत ही हल्का पीला होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। स्ट्रॉ मतलब होता है भूसा। अगर गांव के लोग होंगे तो इजीली समझेंगे कि जो भूसे का कलर होता है उस कलर का लगभग मिलता जुलता आपका ये एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है, ठीक है। अब जब कोई भी आप अपलिफ्टमेंट यानी कि जब भी आप रिफ्यूलिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह का कंटामिनेशन आपके एयरक्राफ्ट में ना जाने पाए, जैसे कि किसी तरह का वाटर ना जाए, किसी तरह का सॉलिड मटेरियल ना जाए, किसी भी तरह का माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ ना जाए, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ का मतलब होता है गंदगी, जैसे काई वाई होता है ना, आपके गाँव में काई जम गई है, बहुत दिन से सफाई नहीं हुई है, ठीक है,
तो इस तरह से अगर आपका जो टैंक है वो भी बहुत दिनों से साफ़ नहीं हुआ है तो उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो आपके एयरक्राफ्ट में जाएगी और क्या करेगी, वो आपके फिल्टर को क्लॉग कर देगी। इसी तरह से अगर वाटर जाएगा फिर वो फ्रीज हो जाएगा और वो फिल्टर को क्लॉग कर देगा। फिल्टर क्लॉग होगा तो क्या होगा, आपके इंजन तक जो है वो फ्यूल नहीं पहुँचेगा और इंजन तक फ्यूल नहीं पहुँचेगा तो इंजन बंद हो जाएगा और एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बहुत ही बड़ी रिस्क है, ये इतना बड़ा हजार्ड है, इसको कम करने के लिए हम ये सारे चेक्स करते हैं। ठीक है, क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे और ये सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फ्यूलिंग है वो आप दो तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें हम ओवर विंग या फिर ग्रेविटी फेड फ्यूलिंग करते हैं। इसका मतलब ये होता है जैसे आपने बाइक में पेट्रोल डलवाया होगा या कार में पेट्रोल डलवाया होगा, तो वो क्या है, वो ग्रेविटी फेड फ्यूलिंग है। सिंपली आपका जो टैंक है उसमें एक नोजल लगा करके उसमें सारा का सारा फ्यूल डाल दिया जाता है। अब आप बताओ मुझे, अगर आपको 20 लीटर 25 लीटर फ्यूल लेना होता है पेट्रोल पंप पर तो कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो छोटे एयरक्राफ्ट में थोड़े फ्यूल चाहिए होते हैं, 400-500 लीटर, तो ईजिली आप 10 मिनट 15 मिनट में ये फ्यूल डाल सकते हो। बट जो बड़े जेट एयरलाइनर्स हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं, उसमें 15,000 20,000 kg फ्यूल कम से कम चाहिए होता है। ठीक है, कहीं थोड़ा डेस्टिनेशन अगर आपको दूर है तो ऐसे कंडीशंस में आप ये ग्रेविटी फेड फ्यूलिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर फ्यूलिंग की। ये प्रेशर फ्यूलिंग क्या है, ग्रेविटी जो आपका ग्रेविटी या फिर ओवर विंग फ्यूलिंग था उसमें जो आपका होल होता है जिससे आप फ्यूल डालते हो वो विंग के ऊपर होता है। जो प्रेशर फ्यूलिंग है इसमें यही होल नीचे होता है और विद द हेल्प ऑफ प्रेशर इसमें होजेस होते हैं जिनको कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ हायर प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से यानी बहुत ही जल्दी ये फ्यूल जो है उसके अंदर डाले जाते हैं। 10-15 मिनट के अंदर आप 15-16 हज़ार लीटर फ्यूल आप आराम से डाल सकते हो। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि दो तरीके की फ्यूलिंग होती है। जितने भी बड़े एयरक्राफ्ट हैं उसमें प्रेशर फ्यूलिंग ही किया जाता है। अब कुछ बात करेंगे कि प्रिकॉशंस क्या क्या लोगे अगर आप फ्यूलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो फ्यूलिंग करने से पहले आप कुछ बातें ध्यान रखोगे, जैसे कि किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ना चल रहा हो, रडार पूरी तरह से ऑफ हो। इसके अलावा जो फ्यूल आप इस्तेमाल करने जा रहे हो प्रॉपर ग्रेड और प्रॉपर टाइप का हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने टरबाइन फ्यूल में एवगस मिला दिया। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा आप आई प्रोटेक्शन यानी चश्मे वगैरह लगा के रखिए। इसके अलावा किसी भी तरह का लाइटनिंग अगर आसपास के एरिया में हो रहा है 5 माइल्स के अंदर तो आप फ्यूलिंग नहीं करोगे। इसके अलावा रडार ऑपरेशन अगर 500 फीट के आसपास में हो रहा है तब भी आप फ्यूलिंग नहीं करोगे। इसके अलावा एयरक्राफ्ट और बाउजर को ग्राउंडेड होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से बॉन्डेड होना चाहिए। जब आपका नोजल लगे तो आपका नोजल और एयरक्राफ्ट का विंग जो है वो ग्राउंडेड होना चाहिए। इसके अलावा चोक जो है थोड़ा दूर कर दीजिए क्योंकि जब फ्यूलिंग होगी और उसमें फ्यूल भरा जाएगा एयरक्राफ्ट में तो उसके जो पहिए हैं वो थोड़ा सा सेटल होंगे। ठीक है, और अगर चोक बिल्कुल पास में लगे हुए तो उसमें फंस जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप जब फ्यूलिंग स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले ही आपको सेडिमेंट चेक और वाटर चेक करना है। ठीक है, वाटर चेक करने के लिए हम सिंपली 100-200 ml जो आपका तेल है यानी फ्यूल है उसको लेते हैं और उसमें एक्वाडिस कैप्सूल मिलाते हैं। अगर वो व्हाइट कलर का होता है, अगर उसमें किसी भी तरह का वाटर है 15 ppm से ज़्यादा तो वो सिंपली क्या हो जाता है, व्हाइट कलर से पिंक कलर का कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आप ईजिली पता कर सकते हैं कि उसमें पानी है या नहीं है। इसी तरह से आप थोड़ा और ज़्यादा तेल लेकर के यानी फ्यूल लेकर के बड़े जार में थोड़ा ऐसे घुमा करके उसको चेक करते हैं कि क्या इसमें किसी तरह का माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ या फिर सॉलिड पार्टिकल तो नहीं। अगर नहीं है तब जाकर के आप फ्यूलिंग को स्टार्ट करोगे। इससे पहले भी एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एक फायर एक्सटिंग्विशर है वो रेडी टू यूज होना चाहिए, यानी एक डेडिकेटेड प्लेस पे रखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके एयरक्राफ्ट में लगा हुआ है, एक फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास होना चाहिए जब आप फ्यूलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फ्यूलिंग की। इसी तरह से आता है डी फ्यूलिंग। वैसे जनरली डी फ्यूलिंग नहीं किया जाता है, पर अगर डी फ्यूलिंग की जरूरत पड़ती भी है तो डी फ्यूलिंग हम एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर से करते हैं जो आपके एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल में दिया होगा। ये दो तरीके से हो सकता है, ग्रेविटी फेड भी हो सकता है ऐसा कोई छेद हो जिसको आप ओपन कर दो और सारा का सारा फ्यूल गिर जाए। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना आपके पास कोई ऐसा वेसल हो, कंटेनर हो जिसमें आप वो सारा फ्यूल इकट्ठा कर लो। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे फ्यूल का स्पेलेज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जिस होल से आपने फ्यूल को डाला है उसी होल से उसी तरह से भी और भी होल होते हैं और उस होल से भी आप डिफ्यूलिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बाउजर। ठीक है, जिस बाउजर से आपने चढ़ाया वो नहीं, इसके लिए डिफरेंट बाउजर होता है जो आकर के सारा फ्यूल वहां से निकाल करके लेकर के जाता है। ठीक है, वो डेडिकेटेड एक प्रोसीजर है। तो ये हो गया हमारा 17 चैप्टर, ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही बहुत सारे ढेर सारे वीडियोज़ देखने के लिए आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करिए। थैंक यू।